थैंक यू। वेलकम वंस अगेन। कल जो हम अपना लेक्चर कर रहे थे, मीन के लास्ट जो हमारा लेक्चर था वो था द लॉजिक ऑफ द माल्थीसियन इकॉनमी। तो इसको हमने मीन के कुछ डीपली पढ़ा, इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमने देखी। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हमने जो सबसे ज़्यादा डिस्कस किया वो कौन से पॉइंट पे किया, वो आपकी सब्सिस्टेंस इनकम की बेस पे किया। सब्सिस्टेंस इनकम की जब बेस पे हमने जो आपका कंपैरिजन किया है, उससे हम जैसे ही मूव आगे फॉरवर्ड करते हैं तो फिर हम चले जाते हैं इसके जो माल्थीसियन पर क्रिटिसाइज़ किया गया। माल्थीसियन पर क्रिटिसाइज़ जो किया गया वो भी कल हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया था कि आपके पास जो माल्थीसियन इकॉनमी है उस पर क्या क्रिटिसिज्म किया गया। तो उसके एक दो पॉइंट हमारे रह गए थे, तो हम वहाँ से स्टार्ट करने लगे। बोथ द 1400 एंड 1650 फॉर एग्जांपल फेल विद इन द पीरियड ऑफ द पॉपुलेशन स्टेबिलिटी इन इंग्लैंड। यहाँ पे जो है आपकी इंग्लैंड की बात हो रही है कि आपकी जो पॉपुलेशन स्टेबिलिटी है ये क्या मीन के इंग्लैंड में, चाहे वो 1400 आपका था या 1650 था, वहाँ पे क्या थी आपकी पॉपुलेशन स्टेबिलिटी थी इंग्लैंड में। हैंस पीरियड इन विच बाय द डेफिनेशन द इनकम वाज एट सब्सिस्टेंस, मीन के आपकी जो इनकम थी वो क्या थी, आपकी सब्सिस्टेंट लेवल पे एग्जिस्ट कर रही थी। बट द वेज ऑफ द पुअरेस्ट वर्कर, मगर जो आपके पुअरेस्ट वर्कर थे, अब हर सोसाइटी में टू टाइप्स के वर्कर होते हैं, एक आपके पास रिच होते हैं और एक दूसरे होते हैं पुअर। अब पुअर कौन से आपके पास वर्कर होते हैं, मीन के आपके जो ह्यूमन कैपिटल है वो क्या है, रिच वर्कर है। और पुअर आपके पास कौन सा वर्कर होता है, पुअर वर्कर वो है जो मीन के स्किल नहीं रखता, मीन के वो आगे मेंशन भी करें अनस्किल्ड एग्रीकल्चर लेबरर्स, मीन के जो जस्ट मीन के एग्रीकल्चर में काम करते हैं मगर स्किल नहीं रखते, जस्ट वो फॉर एग्जांपल के वो बेलचे के ज़रिए मीन के कोई काम कर सकते हैं मगर वो एक टेक्निकल माइंड नहीं रखते। वाज इक्वल टू अबाउट द 9 पाउंड ऑफ द वीट पर डे इन 16 फीट कंपेयर टू द 18 पाउंड इन द 1400। तो वो लोग जो मीन के 1400 सेंचुरी में आपके जो 18 पाउंड लोग ले रहे थे, मीन कि ये एक आपके पाउंड्स के आपके पास करेंसी है। ओके, तो 60-15 के लोग और 1400 के 18 पाउंड लेने वाले आपस में क्या थे, बराबर थे। इवन द लोअर 1650 सब्सिस्टेंस वेज वाज वेल अबव द बायोलॉजिकल डिटरमाइंड मिनिमम डेली रिक्वायरमेंट ऑफ अबव द 1500 कैलोरीज अ डे। मीन के जो आपके पास 1650 से पहले थे, जो वेज पहले उससे कम रखते थे, वेज एज वेल अबव द बायोलॉजिकल डिटरमाइंड मिनिमम डेली रिक्वायरमेंट, वो भी क्या मिनिमम एक बायोलॉजिकल से मीन के एक क्राइटेरिया जो है आपके पास के एक ह्यूमन बॉडी जो एक टेक्निकल माइंड रखती है, या मीन के वो एज हम कह सकते हैं कि एक फॉर एग्जांपल हेल्दी जो बॉडी है वो क्या करती है, कैलोरीज पर डे मीन के इनटेक लेती है ताकि वो अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सके और डिजीज़ के ख़िलाफ़ मीन के जंग कर सके या उनके ख़िलाफ़ प्रोटेक्ट कर सके और अपने मीन के अर्निंग कर सके। द अजम्पशन दैट इज़ द की टू ऑब्जर्वेशन दैट इनकम ऑलवेज रिटर्न टू द सब्सिस्टेंस लेवल। तो आपका जो अजम्पशन है अगेन वो किस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है कि आपके जो है, आप चाहे आपकी बर्थ रेट बढ़ जाए, आपका बर्थ रेट कम हो जाए, तो आपने हमेशा सब्सिस्टेंस लेवल की तरफ ही मूव करना होता है। चाहे जहाँ जिस पॉइंट पे हूँ आपने वापस किस पॉइंट पे आना होता है, आपके सब्सिस्टेंस लेवल पे। ओके, इज द थर्ड वन ऑफ अ फिक्स्ड ट्रेड ऑफ बिटवीन द पॉपुलेशन एंड मटेरियल इनकम पर पर्सन, कि जो आपके पास फिक्स ट्रेड ऑफ बिटवीन द पॉपुलेशन एंड, अब ये जो आपके पास सब्सिस्टेंस लेवल है ये क्या है, ट्रेड ऑफ है कि या आप स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, पॉपुलेशन को डिक्रीज़ करना पड़ेगा। अगर पॉपुलेशन को आप नहीं डिक्रीज़ करना चाहते तो फिर आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है, इनकम पर पर्सन या इनकम पर कैपिटा क्या होगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। ये आगे शो क्या करें कि किस तरह आप कर सकते हैं कि आप टेक्नोलॉजिकल चेंज में लाएं तो फिर आपके पास हो सकता है। ओके, नेक्स्ट हम मूव करने लगे। ये मीन कि हमने अपना वाइंड अप किया है जो लास्ट लेक्चर हमने थोड़ा सा छोड़ दिया था। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास, या नेक्स्ट टॉपिक है अब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। अब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न क्या है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न जो है बेसिकली वो किस चीज़ के बारे में बताता है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न कौन से मीन के इकोनॉमिक्स के पार्ट का हिस्सा है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न जो है आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स का हिस्सा है। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपके पास क्या है, बहुत से लॉ हैं, जैसे लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी है,
ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न है, लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न है, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग, उसमें से एक मीन के लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न भी है। ओके, अच्छा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न क्यों एग्जिस्ट करता है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न इसलिए एग्जिस्ट करता है वो क्योंकि आपकी जो भी कंज्यूमर हो या कोई प्रोड्यूसर हो, वो एक यूनिट को एक ख़ास हद तक मीन के वो क्या करता है, यूज़ करता रहता है। तो जब वो पीक लेवल पे पहुंचता है तो फिर उसकी जो सेटिस्फेक्शन है, यूटिलिटी है, वो डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाती है। मीन के ये इसलिए इसकी ये इम्पोर्टेंस है आपके इसमें लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न की आपकी इकोनॉमिक्स में, कि जो शो करता है कि अगर आप एक ही यूनिट या एक ही चीज़ को आप बार बार इस्तेमाल करेंगे तो फिर क्या होगा, उसमें लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न स्टार्ट हो जाता है कि एक लेवल आता है जहाँ पे आपकी टोटल प्रोडक्टिविटी या टोटल सेटिस्फेक्शन या आपके पास मीन के जितना भी आप मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम अटेन कर सकते एक पॉइंट होता है। उसके बाद उसमें क्या आ जाता है, उसमें डिक्रीजिंग रिटर्न मीन के डाउनवर्ड वो मूव करना शो कर देता है, या आपकी जो सेटिस्फेक्शन है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। ओके, फर्स्ट पॉइंट है द जस्टिफिकेशन फॉर द decline in the material income with the higher population is the famous law of diminishing return introduced by economics by the David Ricardo, ठीक है, एंड इंडिपेंडेंटली बाय द माल्थस। अब जो माल्थीशियन आपका थ्योरम है उससे ये क्या है, आपका इंडिपेंडेंट है, उससे कोई रिलेशन नहीं रखता। माल्थस से आपका इंडिपेंडेंट है, उसके साथ ये कोई रिलेशन नहीं रखता। तो ये क्या है, ये किस चीज़ को एक्सप्लेन करने है, ये आपको मटेरियल इनकम विद अ हायर पॉपुलेशन, कि जो आपके पॉपुलेशन में इंक्रीज़ होने की वजह से आपकी क्या हो रही है, मटेरियल लिविंग्स या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या मटेरियल इनकम या आपके पास पर कैपिटा इनकम या पर कैपिटा इनकम पर पर्सन है, वो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो डिक्लाइन हो रही है। वो क्यों हो रही है, तो उसको ये लॉ मीन के आपकी वर्ल्ड इकोनॉमिक हिस्ट्री में एक्सप्लेन करने लगा है। मगर इसका ताल्लुक आपके माल्थीशियन ट्रैप या माल्थीशियन थ्योरी से कोई भी नहीं है। एनी प्रोडक्शन सिस्टम एम्प्लॉयज अ वैरायटी ऑफ इनपुट। अच्छा जी, अगर हम बात करें तो आपके पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कितने हैं? हम कहते हैं कि हमारे पास जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो कितने हैं? पहले हमारे पास जो ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स थी उसमें 3 थे। वो कौन कौन से थे? एक आपके पास लेबर थे, दूसरा आपके पास कैपिटल, और तीसरी कौन सी थी? लैंड। और ये दूसरे आपस एक दूसरे के साथ क्या थे? इंटर रिलेटेड थे। अगर आपके पास लैंड नहीं है तो लेबर और कैपिटल का कोई काम नहीं है। अगर आपके पास लैंड है मगर लेबर और कैपिटल नहीं है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है लैंड का। अगर आपके पास लैंड एंड लेबर है मगर कैपिटल नहीं है तो आप आउटपुट अपनी मर्ज़ी से अचीव नहीं कर सकते। ठीक है, मीन के टेक्निकल इनोवेशन या कैपिटल इन्वॉल्वमेंट या कैपिटल फॉर्मेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर आउटपुट और प्रोडक्शन एज यू वांट। मीन कि जिस रेशो के साथ आप चाहते हैं कि आपको क्या हो, आउटपुट हासिल हो, तो उस लिहाज से आपको क्या करना चाहिए, मीन कि कैपिटल की इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। ओके, यहाँ पे कहा जा रहा है। अच्छा, इनपुट्स की बात हो रही थी। जो ट्रेडिशनल इनपुट्स हैं वो आपके 3 टाइप्स के हैं। आपके पास एक लैंड है, दूसरा लेबर है और तीसरा क्या है, कैपिटल है। इसके और जो अब एडवांस है उसमें क्या शामिल हो गए, ऑर्गेनाइजेशन या एंटरप्रेन्योरशिप। आप जानते हैं कि जो इनपुट्स हैं आपके, उसमें जब आपके लैंड को इन्वेस्ट किया जाता है, लैंड पे इन्वेस्टमेंट की जाती है तो उसको हम क्या देते हैं, रेंट। लेबर जब मीन के काम करते हैं तो उसको हम क्या देते हैं, वेजेस। और जब आपके पास कैपिटल होता है, कैपिटल विद द पैसेज ऑफ टाइम उसकी रेनोवेशन इंतहाई लाजमी होती है तो उसको हम क्या देते हैं, इंटरेस्ट रेट। ठीक है, और जो आपके पास ऑर्गेनाइजेशन है, फोर्थ फैक्टर जो अब मॉडर्न है, वो क्या है, आपके पास 4 फैक्टर ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, वो आपसे प्रॉफिट लेती है। द प्रिंसिपल वन बीइंग लैंड, लेबर एंड कैपिटल। और यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया जा रहा है कि आपके पास जो प्रिंसिपल इनपुट्स हैं कि जिनके बगैर आपके कोई भी काम नहीं हो सकता, वो कौन कौन से हैं, वो यहाँ पे 3 इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं, आपके लैंड, लेबर एंड कैपिटल। नेक्स्ट हम चलते हैं। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न होल्ड दैट इफ़ वन ऑफ द इनपुट टू प्रोडक्शन इज़ फिक्स्ड, कि अगर एक इनपुट को आप फिक्स कर दें, देन एम्प्लॉइंग मोर ऑफ वन एनी ऑफ अदर इनपुट्स। अगर आपके पास, ये शॉर्ट रन की बात हो रही है। अच्छा, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में आपको डिफरेंस बताना चाहिए। शॉर्ट रन क्या होता है आपके पास, लॉन्ग रन क्या होता है। शॉर्ट रन वो मेन की ड्यूरेशन होता है जिसमें एट लीस्ट आपका 1 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन या इनपुट आपका कांस्टेंट हो। मेन के हम कहते हैं कि क्यू जो कि आउटपुट इज़ इक्वल टू फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल है। अगर हम कैपिटल को हम फिक्स कर देंगे तो मेन के
हम शो कर रहे हैं कि आप इस टाइम शॉर्ट रन में एग्जिस्ट कर रहे हैं, शॉर्ट रन में मूव कर रहे हैं। इसके अगेंस्ट अगर हम दोनों में से किसी को भी फिक्स ना करें तो आपके पास जो आउटपुट है इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ क्या बनेगा, लेबर एंड कैपिटल। और किसी को हमने कांस्टेंट नहीं किया, मीन के आपके ना लेबर ना कैपिटल पे हमने बार नहीं लगाया, तो उसका क्या मतलब है, हम लॉन्ग रन में एग्जिस्ट करें। और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न जो है ये बेसिकली यहाँ पे आपको शॉर्ट रन फिनोमिना को एक्सप्लेन करने की ट्राई कर रहे हैं। ओके, इज द फिक्स देन इम्प्लॉइंग द मोर ऑफ एनी ऑफ द अदर इनपुट्स, कि अगर इस एक आपका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो फिक्स हो और दूसरा जो क्या हो वेरिएबल हो, मीन के वेरी कर रहा हो विद द पैसेज ऑफ टाइम, कभी उसकी मीन के डिमांड बढ़ती है तो उसको आप ज़्यादा एम्प्लॉयड कर देते हैं, कभी अब उसकी डिमांड कम होती है तो उसको कम एम्प्लॉयड करते हैं। विल इंक्रीज द आउटपुट, तो वो आपके पास क्या करते हैं, इनपुट बढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं, बट बाई प्रोग्रेसिवली स्मॉलर इंक्रीमेंट्स, मगर विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या करते हैं, वो उसमें स्मॉलर इनपुट लाता, आउटपुट लाता है। ओके, ये आपको डायग्राम यहाँ पे एक्सप्लेन की जा रही है। ये डायग्राम आप देखें ज़रा कि आपके पास ये डायग्राम जो है ये आप देखें कि जो ए बी और लास्ट तक आप जा रहे हैं टोटल प्रोडक्टिविटी है। अच्छा, यहाँ पे देखें ये आपके पास जो है ए पॉइंट किस चीज़ को शो कर रहा है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को कर रहा है। अच्छा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वो होता है जो जहाँ पे आपकी जो कर्व है वो कन्वेक्स टू कनकेव मूव करे या कनकेव टू कन्वेक्स मूव करे। मगर यहाँ पे आपकी जो ये डायग्राम है आपकी एज अ गिवन बुक ने या जहाँ से भी ये सोर्स उठाया गया है, तो यहाँ पे ए पॉइंट पे इन्फ्लेक्शन पॉइंट शो नहीं हो रहा। ठीक है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट को शो करने के लिए आपकी कर्व को यहाँ पे बेंड होना चाहिए, जो कि आपकी रिप्रेजेंट करे कि आपके कन्वेक्स टू कनकेव या कनकेव टू कन्वेक्स मूव कर रही है आपकी कर्व। ओके, ये तो एक मीन के डायग्राम में मिस्टेक थी जो बुक वालों ने कर दी थी, इस पर हमें कोई इशू नहीं है। हमने इसे क्लियर कर दिया है कि जो ए पॉइंट है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट क्या है, ये रिप्रेजेंट करे कि आपकी जो कर्व है वो कन्वेक्स टू कनकेव मूव करिए, कनकेव टू कन्वेक्स मूव करिए, तो फिर हम उसे क्या कहते हैं, इन्फ्लेक्शन पॉइंट कहते हैं। ओके, जो आपके पास फर्स्ट स्टेज है ये आपके पास यहाँ पे क्या शो हो रहा है, इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, मीन कि ए पॉइंट से आप स्टार्ट 0 पॉइंट ओरिजिन से आप स्टार्ट करें और सेकंड स्टेज का जो ये कर्व है यहाँ से यहाँ तक आपके पास क्या है, इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट है। ओके, यहाँ से आप आगे मूव करते हैं तो ये आपके पास इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग जा रहा है। अब यहाँ पे देखें कि ये आपके पास ये जो कर्व है जो बी पॉइंट है, बी पॉइंट पे आपको क्या शो हो रहा है, इंक्रीजिंग एट कांस्टेंट रेट। अब इंक्रीजिंग एट कांस्टेंट रेट, इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, ये क्या है कि आप मेन के 2 इनपुट लगा रहे हैं तो आउटपुट उससे आपको 4 यूनिट आ रही है। ठीक है, मेन के आपने इनपुट कितने लगाए हैं, 2 लगाए हैं, मगर उससे आपको आउटपुट क्या आई है, 4 यूनिट या 4 यूनिट ऑफ आउटपुट आई है, तो उसे आप क्या कहते हैं, इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट। अब इंक्रीजिंग एट कांस्टेंट रेट क्या है कि आप इनपुट तो बढ़ाते जा रहे हैं, मीन के आपके इनपुट 2 लगे हैं फर्स्ट स्टेज में, तो आपकी जो आउटपुट थी वो 4 यूनिट आई है। तो अब जो बी पॉइंट है मीन के कांस्टेंट रेट है वो क्या आपको शो करे कि आप इनपुट जो है वो 2 लगा रहे हैं तो आपको आउटपुट के यूनिट भी 2 आ रहे हैं। आप 4 कर रहे हैं तो फिर आपको आउटपुट के यूनिट भी 4 आ रहे हैं। आप 6 कर रहे हैं इनपुट्स के यूनिट, तो आपके आउटपुट जो है मीन के प्रोडक्शन या प्रोडक्टिविटी है उसके यूनिट भी कितने आ रहे हैं, आपको 6 आ रहे हैं। अब बी के बाद जो पोर्शन है, बी के बाद जो पोर्शन है वो आपको क्या रिप्रेजेंट करे, इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट, कि जैसे जैसे आप इनपुट्स बढ़ाते जा रहे हैं उसी रेशो के साथ क्या हो रहा है, आपकी जो प्रोडक्टिविटी है विद द पैसेज ऑफ टाइम डिक्रीज़ हो रही है। ये क्यों होता है, ये इस वजह से होता है क्योंकि आपके पास लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न स्टार्ट हो गया है। फॉर एग्जांपल कि जो आपके पास एक छोटा सा मीन के क्या है, एक लैंड का टुकड़ा है, उसको कहा जाता है कि जी आप क्या करें, शॉर्ट रन में आपको आउटपुट मीन कि उसकी आपने जो मट्टी है उसको क्या करना है, उसको निकालना है उस लैंड के एरिया से। ठीक है, अब जो इनपुट हैं वो आपके पास 2 किस्म के हैं, एक आपके पास लेबर है और दूसरा कैपिटल है। कैपिटल में हम वो लेते हैं जो मीन के आपकी लैंड की खुदाई करेगा। अब बी पॉइंट पे, अब ए पॉइंट से हम स्टार्ट करें। ए पॉइंट से देखें जी आपके पास जो है ये मूव करते करते मीन के आपका जो ये ओरिजिन से आप स्टार्ट हो रहे हैं, ये आपके पास लेबर और जो है मीन के लेबर आपकी बढ़ती जा रही है। कैपिटल आपका जो है वो हमने फॉर एग्जांपल शॉर्ट रन के लिए फ़िक्स रखा हुआ है। वो फिक्स कितना है,
हम ये देखते हैं कि आपके पास जो लेबर है वो हमने फर्स्ट 0 पॉइंट से स्टार्ट किए और कैपिटल जो है आपके पास बी पॉइंट तक हम फर्ज कर लेते हैं कि 50 यूनिट्स है। अब जो आपके पास ज़ीरो ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, पहला एक लेबर आएगा, उसने एक मीन के इनपुट मीन के जो जिससे उसने खुदाई करनी है उसने वो उठा लेना है। इसी तरह ये आपका जो कर्व है ये टोटल प्रोडक्टिविटी शो करता जा रहा है। अब जब 50 पे पहुंचेंगे तो फिर यहाँ पे क्या होता है, आपके इनपुट्स जो हैं वो जिससे खुदाई करनी है और आपकी जो लेबर ऑफ यूनिट्स सब आपस में इक्वल हो गए। ठीक है, अब इस पॉइंट से पीछे की कहानी सुने। अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे जैसे आपके जो लेबर है वो एम्प्लॉयड होता जाता है। अब देखेंगे एक लैंड का टुकड़ा है, उसमें मैक्सिमम हम फ़र्ज़ करते हैं कि 10 बंदे एम्प्लॉयड कर सकते हैं। अब मीन कि आपके पास 50 बंदा आ गया तो वो तो सारे उन्होंने उसी लैंड को घेर लिया है, अब खोदने के लिए कोई चीज़ है नहीं। तो फिर आपका क्या होता है, यहाँ पे जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न है, मीन के मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर है या मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल है, वो डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाती है। ओके, अब नीचे पैनल में देखें, एक आपके पास एवरेज प्रोडक्टिविटी का कर्व है, दूसरा किसका कर्व है, आपके पास मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का कर्व है। अब एवरेज प्रोडक्टिविटी और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, अब इन्फ्लेशन पॉइंट से पहले पहले जो आपके पास मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होती है वो एवरेज प्रोडक्टिविटी से हमेशा ग्रेटर होती है। ठीक है, अब जब फर्स्ट स्टेज एंड होती है और सेकंड स्टेज आपकी स्टार्ट होती है तो आपके पास मार्जिनल प्रोडक्टिविटी और एवरेज प्रोडक्टिविटी आपस में इक्वल होते हैं कि आपके पास मार्जिनल प्रोडक्टिविटी और इक्वल जो आपके पास दूसरी है एवरेज प्रोडक्टिविटी आपस में इक्वल है। अब सेकंड स्टेज में जैसे ही मूव करते हैं, आप सेकंड स्टेज में मूव करना स्टार्ट करते हैं, एवरेज प्रोडक्टिविटी क्या होती है वो मीन के आपके मार्जिनल प्रोडक्टिविटी से ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अब फर्स्ट स्टेज तक आपकी क्या होती है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इज़ ग्रेटर देन आपकी एवरेज प्रोडक्टिविटी से। इससे आप नेक्स्ट चलते हैं, सेकंड स्टेज में क्या होता है, आपकी एवरेज प्रोडक्टिविटी वो क्या हो जाती है, ग्रेटर हो जाती है आपकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी से। अब यहाँ पे देखेंगे N1 से N2 तक ये आपकी आउटपुट शो की जा रही है। अब N1 से N2 तक तो मीन के हमारे फर्म जो थी वो क्या थी, एक मीन के प्रोडक्टिव लेवल में थी। अब N1 से N2 में देखें कि आपकी जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ इनपुट्स है वो क्या हो रही है, विद द पैसेज ऑफ टाइम वो क्या हो रही है, डिक्लाइन हो रही है। अब जैसे ही पॉइंट बी पे आपकी टोटल प्रोडक्टिविटी पहुंचती है तो उससे आप नीचे देखें एक लाइन ड्रा कीजिए N2 तक। N2 में वो क्या शो करें कि N2 जो है वो आपकी जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी वो इज़ इक्वल टू 0 होगी। तो हम ये कह रहे हैं कि जब आपकी टोटल प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम होती है तब आपकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इज़ इक्वल टू 0 होती है। ठीक है जब आपकी टोटल प्रोडक्टिविटी बढ़ना स्टार्ट होती है तो आपकी जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो भी बढ़ रही होती है। जब आपकी टोटल प्रोडक्टिविटी सेकंड स्टेज में स्टार्ट होती है, मीन के पहुंचती है, तो आपकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या होती है, वो विद द पैसेज ऑफ टाइम डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाती है। जब आपकी टोटल प्रोडक्टिविटी आपके ऑप्टिमम पॉइंट मीन के आपके फुल आउटपुट लेवल या मीन के इंक्रीजिंग एट कांस्टेंट रिटर्न बी पॉइंट पे पहुंचती है तो आपकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या होती है, 0 हो जाती है। अब इसके बाद जैसे ही बी पॉइंट से आप लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न के तहत मीन के आप डिक्लाइन स्टार्ट करते हैं अपने आउटपुट में, तो जैसे जैसे ये डिक्लाइन स्टार्ट होता है तो आपकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी भी नेगेटिव होना स्टार्ट या नेगेटिव मूव करना स्टार्ट हो जाती है, जो कि आपकी फर्म ये शो कर रही है या आपके आउटपुट जो इनपुट्स हैं वो ये शो करें कि अब इनमें जो आपकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर थी या मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल थी वो क्या होगी, डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गई और आपकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो है वो लेस देन 0 हो गई, मीन के नेगेटिव में मूव कर गई है। तो ये आपके पास ये डायग्राम जो थी इसने आपकी माल्थीसियन कंसेप्ट के अलावा आपसे डिस्कशन की कि अगर आपके मीन के पॉपुलेशन बढ़ती रहे, ठीक है, और आपकी जो पर कैपिटा इनकम है वो डिक्लाइन करे तो आप प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं, जो कि आप ऑलरेडी कर भी रहे हैं और कर भी सकते हैं और मज़ीद भी करते रहेंगे। ठीक है जी, ये मीन के हमने किस पे डिस्कशन की, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न पे। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न जो कि आपके एक डोमिनेंट है जिसको डेविड रिकार्डो ने रिप्रेजेंट किया था। ओके जी, नेक्स्ट हम मूव करें। ओके, प्री इंडस्ट्रियल एरा की बात हो रही है, मीन कि आपके पास माल्थीसियन और आपकी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने से पहले ये जो ड्यूरेशन है अब उसकी बात हो रही है। अब मीन कि किस चीज़ की बात हो रही है, आपके माल्थीसियन कंसेप्ट और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने से पहले
ये आपके पास या इस कंसेप्ट पे बात करने की कोशिश की जा रही है। इन द प्री इंडस्ट्रियल एरिया लैंड वाज द की प्रोडक्शन फैक्टर दैट वाज इनहेरेंटली फिक्स इन सप्लाई, कि जो आपके पास लैंड है वो एक नेचुरल गिफ्ट है, गॉड गिफ्टेड थिंग है। मीन के ये किसी के पास भी है तो ये गॉड की तरफ से मीन के एक गिफ्ट है जो मीन के ह्यूमन बीइंग्स को ग्रांट किया गया या एज अ गिफ्ट दिया गया है। ठीक है जी। तो प्री इंडस्ट्रियल एरा में भी जो आपके पास लैंड फैक्टर था वो मीन के इनहेरेंटली मीन की विरासती वो क्या था, फिक्स था, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी। ठीक है। द लिमिटेड सप्लाई एम्प्लॉयड दैट एवरेज आउटपुट पर वर्कर वुड फॉल एज द लेबर सप्लाई इंक्रीज इन द सोसाइटी। वो ये कह रहे हैं कि जब आपके पास एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की जो सप्लाई है वो लिमिटेड है और दूसरे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की क्या सप्लाई क्या होती है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम बढ़ती रहती है। वो कैसे बढ़ रही है कि जैसे आपकी पॉपुलेशन बढ़ रही है तो आपकी लेबर सप्लाई भी विद द पैसेज ऑफ टाइम बढ़ती जा रही है। जब लेबर सप्लाई बढ़ती जा रही है किसी भी सोसाइटी में तो उनकी क्या हो रही है, आउटपुट पर वर्कर मीन के विद द पैसेज ऑफ टाइम डिक्लाइन होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि आउटपुट पर वर्कर क्योंकि इतना आपके पास कैपिटल नहीं है कि आप हर लेबर यूनिट ऑफ लेबर को आप इन्वेस्टमेंट या आप इनके उन्हें वो दे सकें, इनपुट कैपिटल दे सकें ताकि वो काम कर सकें। एज लॉन्ग एज द टेक्नोलॉजी ऑफ द सोसाइटी रिमेन अनचेंज, आगे वो भी बात हो रही है जो मैंने आपसे रिप्रेजेंट की है कि आपके पास जो कैपिटल है या टेक्नोलॉजी है वो फिक्स रखी गई है, अनचेंज है, और आपकी पॉपुलेशन बढ़ रही है और आपके पास जिस पे काम करना है वो फिक्स रखा गया है। तो फिर क्या हो रहा है आपकी सोसाइटी में विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या हो रहा है, आपकी आउटपुट पर वर्कर जो है वो डिक्रीज हो रही है। कंसिक्वेंटली एवरेज मटेरियल इनकम पर पर्सन फेल विद द पॉपुलेशन ग्रोथ। तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ होती जाएगी विद द पैसेज ऑफ टाइम उसी रेशो के साथ क्या होता जाएगा, आपका जो मेन के मटेरियल लिविंग है या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम डिक्लाइन होता जाएगा। ओके जी, नीचे वाली फिगर जो है फिगर 2.2 ये देखें जी, ये फिगर shows that assumed relationship between labor input and the value of output for the pre-industrial societies that underlies the third assumption of the Malthusian model। ये आपके थर्ड assumption of Malthusian model की बात यहाँ पे की जा रही है कि आपके पास जो लेबर इनपुट है एंड वैल्यू ऑफ आउटपुट मीन के कितना आप लेबर लगा रहे हैं और उससे कितना आउटपुट आपकी प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ में आ रही थी, मीन के ये किसके उसमें लाई करते हैं आपके माल्थीसियन के थर्ड अजम्पशन में। ओके, ये देखें जी, ये आपकी जो आपके वर्टिकल एक्सिस है उसमें टोटल आउटपुट या मार्जिनल आउटपुट को शो किया गया है और जो नीचे आपके पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उसमें क्या क्या रिप्रेजेंट किया जा रहा है, उसमें रिप्रेजेंट ये किया जा रहा है कि आपके पास जो है फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें आपके पास जो नीचे है वो आपको क्या रिप्रेजेंट किया है, लेबर इनपुट एंड आउटपुट ऑन गिवन एरिया ऑफ लैंड। मीन कि आपको एक लैंड का एरिया गिवन किए गए, उसी की बेस पे आपने क्या करना है, देखना है कि आपके पास टोटल आउटपुट क्या हो रही है, मार्जिनल आउटपुट क्या हो रही है। अब ये देखें कि जैसे जैसे आपकी टोटल आउटपुट विद द पैसेज ऑफ टाइम बढ़ना स्टार्ट हुई है, आपकी जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है या मार्जिनल आउटपुट है ऑफ लेबर वो क्या हो रही है, डिक्लाइन हो रही है। और ये क्या हो जाती है, हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस या नंबर ऑफ वर्कर्स, हॉरिजॉन्टल टू नंबर ऑफ वर्कर्स। तो जैसे आपकी टोटल प्रोडक्टिविटी अगर फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि यहाँ पे ये आके ये यहाँ पे बेंड होती है, ये आपके पास जो है वो प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम यहाँ पे हो जाती है, तो हम क्या कहेंगे कि आपकी जो माइनर प्रोडक्टिविटी है वो फिर क्या हो जाएगी, यहाँ से नेगेटिव हो जाएगी और ज़ीरो हो जाएगी और उसके बाद नेगेटिव होना स्टार्ट कर देगी। ये मीन की एक सिनेरियो था जो हमने पहले इस डायग्राम में रिप्रेजेंट किया आपके साथ या उसके साथ डिस्कशन आपके साथ की है। ओके जी, इन इकोनॉमीज द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ आउटपुट फ्रॉम एडिंग वन मोर वर्कर ओके, इन इकोनॉमीज द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ आउटपुट इन इकोनॉमीज द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ आउटपुट फ्रॉम एडिंग वन मोर वर्कर कॉल्ड द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ दैट पर्सन। मीन के यहाँ पे क्या किया जा रहा है कि अगर आप एक एडिशनल यूनिट आप इनपुट लगाएंगे, चाहे वो आपका लेबर का है या वो कैपिटल का है, तो वो उसकी क्या होगी, उस एडिशनल यूनिट को लगाने की वजह से जो आपके प्रोडक्शन में इजाफा होगा, जो आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी या इंक्रीमेंट लगेगा आपकी प्रोडक्टिविटी में, तो वो क्या होगी, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ पर्सन होगी।
अब यहाँ पे अगर इन इकोनॉमीज द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ आउटपुट फ्रॉम एडिंग वन मोर यूनिट ऑफ कैपिटल अगर होता तो हम क्या कहते हैं, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ दैट यूनिट ऑफ कैपिटल। तो इसलिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, आपके पास पर्सन की बात की जा रही है, क्योंकि यहाँ पे लेबर की बात हो रही है कि 1 यूनिट ऑफ लेबर लगाया जा रहा है, जिसकी वजह से आपकी कैपिटल जो पर्सन है वो इंक्रीज़ हो रही है। ओके जी, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है चेंज इन द बर्थ रेट एंड द डेथ रेट शेड्यूल, कि आपके जो बर्थ रेट है और डेथ रेट शेड्यूल है उसमें कैसे चेंज आ रहा है या कैसे चेंज नहीं आ रहा। तो हम नेक्स्ट जो है अपना टॉपिक इस पे स्टार्ट करने जा रहे हैं, बजाय इसके कि हम नेक्स्ट टॉपिक अपना स्टार्ट करें और इसको वाइंड अप करें। तो आज के जो लेक्चर है वो हम इधर ही मेन के फाइनलाइज़ कर रहे हैं, अपने कंक्लूड कर रहे हैं कि मतलब इससे आगे हमने मेन के मूव नहीं करना। तो जो नेक्स्ट लेक्चर हम जिस पे हम डिस्कस करेंगे वो आपके पास कौन सा होगा, चेंज इन द बर्थ रेट एंड द डेथ रेट शेड्यूल। सो आज जो हमारी डिस्कशन थी वो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द माल्थीसियन पॉपुलेशन ट्रैप या माल्थीसियन कंसेप्ट या माल्थीसियन थ्योरम पर थी, और उसके जो क्रिटिसिज्म लास्ट लेक्चर में हमने किया था उसको हमने थोड़ा एक्सटेंड किया है। वो उसका बेसिकली क्रिटिसिज्म नहीं है, बल्कि उसको हमने देखा कि एक्सटेंशन इसमें कैसे आ रही है। और उसके बाद हमने क्या किया है कि जो आपके पास एक अलहदा या एक मीन के डिफरेंट कंसेप्ट था, किसका था, आपका डिफरेंट कंसेप्ट मीन के लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न का। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न में हमने क्या देखा है कि आपकी आउटपुट कैसे बढ़ रही है, आपकी एवरेज प्रोडक्टिविटी, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी और टोटल प्रोडक्टिविटी का आपस में क्या रिलेशन है, इसको हमने कंक्लूड किया। और इससे आगे हम जो चले हैं तो हमने देखा है कि आपके पास मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर विद द पैसेज ऑफ टाइम कैसे डिक्लाइन होती है, हम इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो और आप सब्सिस्टेंस इनकम पे कैसे आप वापस मूव करके जा सकते हैं, ये अभी तक हमने सेकंड चैप्टर में डिस्कस किया है। अब हम मेन के सेकंड चैप्टर जो हम नेक्स्ट लेक्चर करेंगे वो आपके होगा चेंज इन द बर्थ रेट एंड द डेथ रेट, और इस पर ही हमने मेन के आगे मज़ीद डिस्कस करना है। और इंशाल्लाह हम इसी तरह मूव करते हुए हम थर्ड चैप्टर में जो आपका फर्दर जो भी चैप्टर होगा उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू, बहुत शुक्रिया।